हाँ जी बच्चों, देखिए आज हम जो टॉपिक करेंगे दिस इज लेक्चर नंबर 13, राइट। चैप्टर नंबर 7। जो टॉपिक है आज का वो है रिलेशन बिटवीन के ए के बी और पोली बेसिक एसिड एंड पोली एसिडिक बेस। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा लेक्चर देख रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग से पढ़ रहा है, यहाँ आप लोग जो बैठे हो सामने मेरे, घर जाके 10 मिनट एक टॉपिक है ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। वो लेक्चर शायद 50 मिनट्स के करीब लेक्चर है, पर ब्रोंस्टेड कंसेप्ट 15-20 मिनट में समझाया मैंने। घर जाके ब्रोंस्टेड कंसेप्ट दोबारा देखना। वो देखने के बाद ये टॉपिक आसान लगेगा, और जो बच्चा वीडियो देख रहा है, उस डायरेक्ट ये देख रहा है, तो उसको मैं सलाह दूंगा कि ब्रोंस्टेड कंसेप्ट एक बार जरूर देख ले जाके, तो आपको इस लेक्चर को क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। के और के बी का रिलेशन हमने पढ़ना है। देखो आपको याद होगा मैंने के डब्ल्यू करवाया था आपको। के डब्ल्यू था डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और जो कि इक्वल था हाइड्रोक्साइड आयन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोनियम आयन, और ये वैल्यू थी 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस से पढ़ के आए हम। जैसे एक वाटर का कांस्टेंट होता है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 12 में और 11 में बताया है, ठीक ऐसे एक एसिड का कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं के ए। के क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन या, शाबाश बहुत बढ़िया, या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर, वो हो जाएगा के ए एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। लेक्चर नंबर 11-12 सारा इसी का ही है। और के बी क्या होगा? के बी होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट। किसके लिए? ये बात आपको पता है, पर आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा मिसलीड कर सकता है। आज का टॉपिक रिलेशन बिटवीन के और के बी, तो आपको लग रहा होगा शायद एसिड का कांस्टेंट और बेस के कांस्टेंट का रिलेशन करा रहे हैं सर। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको अंतर बताता हूं। जैसे आपको याद होगा हमने एसिडिक एसिड पढ़ा था ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में। ये एक एसिड था। एसिड का कांस्टेंट होता है के ए। अभी बताया एसिड का कांस्टेंट क्या होता है? के। आप बताओ इसी एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? इसका कंजुगेट बेस होगा CH3COO। H+ निकाल दो तो माइनस आ जाएगा, H+ निकल जाएगा तो माइनस आ जाएगा। मैंने कहा ना ब्रोंस्टेड कंसेप्ट देख लो तो आसान लगेगी क्लास, वहां पढ़ा रखा मैंने। तो इस बेस का मतलब इस एसिड के कंजुगेट बेस का, बेस के कांस्टेंट को क्या कहते हैं? Kb। तो इस Ka और इस Kb का रिलेशन कराना मैंने। ये नहीं कराना कि किसी भी एसिड के कांस्टेंट का किसी भी बेस के कांस्टेंट का रिलेशन। किसी एसिड के कांस्टेंट का किसी बेस के कांस्टेंट का कोई रिलेशन नहीं होता इस दुनिया में। पर ये अगर एसिड का कांस्टेंट है तो इसी एसिड के कंजुगेट बेस के कांस्टेंट का Kb का रिलेशन क्या होगा Ka के साथ। टॉपिक समझ में आ गया है? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास HCN एक एसिड है। एसिड है तो इसका क्या होगा? एक एसिड है तो क्या होगा? इस एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा साइनाइड आयन। बिल्कुल, जिसने वो क्लास ढंग से देख रखे हो बिल्कुल जवाब देगा। तो इस कंजुगेट बेस के कांस्टेंट को क्या कहूंगा? तो मैंने इस के और इस के बी का रिलेशन निकालना है। ये बात समझ में आ गई? मैं एक बात और आपको पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं रिवीजन के ऊपर। देखो मैंने आपको बहुत बार एक बात बोली कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल आने चाहिए। जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, HCl, H2SO4, HNO3,
फॉस्फोरिक एसिड, HBr, HI, ये सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड में, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में एरो बनता है सीधा ये वाला, स्ट्रॉन्ग एरो में सिर्फ फॉरवर्ड एरो बनता है, इक्विलिब्रियम का एरो नहीं होता। और मैंने आपको वीक एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल मैंने खैर लेक्चर नंबर 11-12 में यही न्यूमेरिकल कराए, पर आपको नाम से और फॉर्मूले से आइडिया लग जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा। जिस भी एसिड में, जिस भी बेस में कार्बन आ गया ना, 100% वीक बेस होगा, वीक एसिड होगा। यानी कि कार्बन वाले कंपाउंड हमेशा क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक। मेरी बॉडी में जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, अगर वो एसिड है तो स्ट्रॉन्ग होंगे, वीक होंगे? वीक। आपकी बॉडी में भी वीक होंगे। आप जो भी फल खा रहे हो, जो भी सब्जी खा रहे हो, जो भी दाल खा रहे हो, जो भी फूड आइटम खा रहे हो, नेचुरल आइटम खा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, वीक एसिड होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड हम खाएंगे नहीं, दिक्कत हो जाएगी हमारे को, तो स्टमक की पीएच बहुत अल्टर कर जाएगी। मैंने आपको पीएच के न्यूमेरिकल में कराया तो था कि एक चाय के मुकाबले हमारा स्टमक कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, सारा करा रखा आपको। अच्छा, वीक एसिड, कार्बन वाले कंपाउंड सारे, तो एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग, वीक? वीक कार्बन होता है। एसिडिक एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या आ गया? कार्बन है। HCN स्ट्रॉन्ग, वीक? कार्बन है। हाँ, एक मिनरल एसिड होता है H2CO3, है ये मिनरल, पर किस कैटेगरी में होता है ये? वीक में। कार्बन इसमें भी तो आ गया, ध्यान दो, कार्बन तो वीक कराएगा, करेगा, इसको नहीं समझ में बात। अच्छा, अब इधर वापस ले आऊं तो K और KB का रिलेशन समझा, क्या क्या करने वाले हैं हम एक एसिड के कांस्टेंट और उसी एसिड से बनने वाला बेस के कांस्टेंट का रिलेशन करना चाहते हैं। और ये बात एसिड के रिलेशन और बेस के रिलेशन की बात नहीं है। अगर मान लो मेरे पास कोई बेस है, अगर मान लो ये बेस है, बेस का क्या होता है? कंजुगेट। तो लेक्चर नंबर एसिड बेस के लेक्चर में करा रखे हैं, अमोनिया का कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड क्या होगा? कंजुगेट बेस है ना, इसका कंजुगेट एसिड होगा NH4+। कैसे बनना, जाके वीडियो लेक्चर दोबारा देखो, मैं इस लेक्चर में वो थोड़ा कराऊंगा आपको। तो इसका कंजुगेट एसिड ये हो गया, अमोनियम आयन हो गया। बेस में H+ डालना होता है ना, H+ डाल दो, लो। तो इस बेस का क्या होगा? K। इस बेस से बनने वाले कंजुगेट एसिड का क्या होगा? K। मैंने इनका रिलेशन करना। टॉपिक समझ में आ गया आज का? क्या ये आज का टॉपिक। आओ देखते हैं, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एसिडिक एसिड का एग्जांपल लेके कर लेते हैं। एसिडिक एसिड, वाटर, इक्विलिब्रियम क्यों लगा रहा हूं भाई? क्योंकि ये वीक एसिड है। कैसे पता चला सर वीक है? कार्बन है। अगर ये एसिड है तो वाटर को क्या बनना पड़ेगा? एसिड H+ देगा, वाटर H+ लेगा। अगर एसिड H+ देगा तो ये क्या बना देगा? वाटर H+ लेगा तो ये क्या बना देगा? ये सारे मैंने ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में कराए हैं। अब ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक एसिड के कांस्टेंट को Ka कहते हैं, वही तो लिखा आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और K क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन, तो लिखो प्रोडक्ट में क्या है? एसीटेट आयन, इसको एसीटेट आयन कहते हैं, राइट। हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम कहते हैं, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। अब आप, ये बात पुरानी हो चुकी है, सर वाटर क्यों नहीं लिखा? द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इग्नोर करते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में करा दी थी बात। ये एसिड का क्या आ गया मेरे बच्चों? Ka। एसिड का कांस्टेंट Ka। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, और ये बात चाहे 11th में कम काम आएगी, 12th में बहुत काम आएगी। 11th में नहीं, 12th में काम आएगी। तो मेरा व्यू आपको 12th को लेके, सुनो क्या, एक एसिड की जो पहचान होती है ना, उसकी ताकत से होती है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, दिमाग में आया ना कि 20,000 रन बना रखे हैं भैया बंदे ने, तो एक बैट्समैन की पहचान किससे होती है? उसके रन से होती है, नहीं होती? शेन वॉर्न, अरे 800 विकेट है सर। तो एक बॉलर की पहचान किससे होती है? मेसी, सर 98 गोल हैं सर। फुटबॉलर की पहचान किससे होती है? कितने गोल दागे हैं भाई? 98 दागे, कितने दागे उसने? तो आप एक बात बताओ, एक एसिड की पहचान किससे होगी फिर? उसकी स्ट्रेंथ से। एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? वो कितने H+। अच्छा, बैट्समैन क्या बनाता है? रन। बॉलर क्या करता है? विकेटें। एसिड क्या देता है? H+। तो एसिड जितने H+ देगा उसकी स्ट्रेंथ है। एसिड ज्यादा H+ देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कम H+ देगा, बहुत कम H+ देगा, वेरी वीक है। तो एक एसिड की स्ट्रेंथ उसके H+ की देने की टेंडेंसी से होती है, और एक एसिड की स्ट्रेंथ उसके Ka से की जाती है।
अगर एक एसिड का Ka हाई है, अगर एक एसिड का Ka हाई है तो समझ जाना एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग। उसका लॉजिक बताऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। आप सोचो Ka ज्यादा है, Ka ज्यादा है, ये ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा मतलब हाइड्रोनियम ज्यादा है, और जो हाइड्रोनियम ज्यादा देते हैं वही तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वही तो जो हाइड्रोनियम आयन देगी। अच्छा Ka कम है तो वीक एसिड हो गया। अगर एसिड वीक है यानी कि Ka कम है, Ka कम है तो ये कम है, ये कम है तो ये कम है, ये कम है तो यानी कि वापस आ गई तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, वीक एसिड हुआ। तो एक एसिड की स्ट्रेंथ उसके किससे की जाती है? Ka से की जाती है। Ka ज्यादा मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा भाई। किसी खिलाड़ी के रन ज्यादा, तगड़ा खिलाड़ी है भाई, तगड़ा बैट्समैन है भाई, समझ आ गई बात। एक एसिड की स्ट्रेंथ उसके Ka से होती है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। आप बताओ, हमने pH का फॉर्मूला किया है माइनस लॉग ऑफ, हमने POH का फॉर्मूला किया है माइनस लॉग ऑफ, ठीक ऐसे pKa होता है माइनस लॉग ऑफ, ठीक ऐसे pKb होता है माइनस लॉग ऑफ। किसी के आगे P लगा दो, उसका माइनस लॉग ले लो, नहीं समझ में आया तो आपको बताता हूं। व्हाट विल बी PMg माइनस लॉग ऑफ Mg2 प्लस। कितना आसान हो गया। किसी का भी P लेना है माइनस लॉग कर दो उसका भाई। चलो छोड़ो इस बात को, इधर आ जाओ। अब बताओ, इधर आ जाओ। K ज्यादा मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग। K ज्यादा, ज्यादा के आगे क्या लगा दिया? ज्यादा के आगे माइनस लगा दो, आंसर कम हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं। 6 बड़ा या 4 बड़ा? माइनस लगाने के बाद 6 छोटा नहीं हो गया? अगर ज्यादा हो, ज्यादा के आगे माइनस लगा दो तो आंसर कम माना जाता है। तो एक बात बताओ, एसिड का Ka ज्यादा तो एसिड स्ट्रॉन्ग, तो Ka ज्यादा को मैं एक और भाषा में लिख सकता हूं pKa कम, pKa कम। समझ आ गई बात जी? तो आप इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि K ज्यादा सर स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड सर K ज्यादा होगा सर, pK कम स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, pK ज्यादा। अब 12th क्लास में क्वेश्चन है कि भैया एसिडिक एसिड का pKa ज्यादा क्यों होता है? बताओ, सवाल में पूछना क्या चाह रहा है आपसे? वो वीक एसिड क्यों है, वो ये पूछना चाह रहा है। बच्चों को मतलब ही नहीं पता 12th क्लास में इस क्वेश्चन का मतलब क्या है सर। तो आज जो पढ़ा रहा हूं नींव आपकी 12th क्लास के लिए। तो एक एसिड का pK ज्यादा, ऐसे सोचना, सोचने का तरीका, pK ज्यादा तो K कम वीक एसिड सर, pK कम K ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड सर। अच्छा वाइस वर्सा करो, वीक एसिड के बारे में बताओ क्या कहना चाहता हूं मैं। वीक एसिड का Ka कम होगा और pKa ज्यादा होगा भाई। लॉजिक क्लियर है? HCN वीक एसिड होता है, क्या लगता है, क्या विचार है इसके बारे में? HCN का K ज्यादा होगा कम होगा? बहुत कम होगा। वेरी वीक है, आप बताओ, बहुत कम होगा। चलो छोड़ो, अब मैं बात थोड़ी भटक गई एक्चुअली एसिड की स्ट्रेंथ बताने के। अच्छा हाँ, एक बात और भाई, सेम बात तो बेस के लिए भी लागू होगी। तो एक बेस की पहचान किससे होगी? उसकी स्ट्रेंथ से। उसकी स्ट्रेंथ कौन बताएगा? Kb अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग, पर pKb ज्यादा का मतलब pKb क्या हो गया? तो स्ट्रॉन्ग बेस की दो बातें होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब Kb ज्यादा pKb कम, उल्टा बोलो K ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, pKb कम स्ट्रॉन्ग बेस, वाइस वर्सा बोलना आना चाहिए, वाइस वर्सा निकालना आना चाहिए। तो ये बात बेस के लिए भी लागू होती है। बात समझ में आ गई? अब वापिस इधर आते हैं, हमारा टॉपिक आता भाई K और Kb का रिलेशन। आओ, एसिड ने वाटर के साथ एसीटेट और हाइड्रोजन बनाए, K की वैल्यू आ गई। इस एसिड से बनने वाला बेस क्या है? इस एसिड से बनने वाला बेस तो ये है। अब इस बेस को इधर लिख रहा हूं, अब इस बेस को इधर लिख रहा हूं। बेस को किससे रिएक्ट करवाओ? वाटर से। अगर ये बेस है तो वाटर क्या बन जाएगा? तो वाटर अपना H+ देगा इसको कि वे ले ले H+, और ये क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड, और क्या रिलीज कर देगा? एक बेस को किससे एक्सप्रेस करते हैं? उसके Kb से। क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वाटर नहीं लिखेंगे भाई, ये बात समझ में आ गई? अब एक काम करो,
आप इस Ka को इस Kb से करो मल्टीप्लाई, Ka इंटू Kb मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ध्यान से देखो, एसीटेट इसका ऊपर है, इसका नीचे है, कट जाएंगे। वहां लिख के तो ना करूं, डायरेक्ट कर दूंगा। एसिटिक एसिड ऊपर है, इसका नीचे है, ऊपर है, इसका नीचे है, क्या बच गया? दिस इंटू दिस, यानी कि हाइड्रोनियम इंटू हाइड्रोक्साइड बच गया। आपको मैंने पीएच के इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, और आज मैंने शायद लिखी भी है बात वो बोली कि हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्ट KW के इक्वल होती है। KW लिखी है मैंने, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्ट कितने होते हैं? K, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अच्छा, KW की वैल्यू हमने कितनी याद की हुई है? 10 की पावर माइनस, तो Ka इंटू KB क्या हो गया मेरे बच्चों? पर शर्त है एट 25 डिग्री। रिलेशन कितना आसान है, आपने ध्यान नहीं दी बात। जो OH माइनस और हाइड्रोनियम का प्रोडक्ट है वही एक एसिड के और उसके कंजुगेट बेस की प्रोडक्ट है। सेम नहीं देख रहे आप? पर देखो फार्मूला सब बच्चे याद करते हैं, पर फार्मूले से मतलब क्या निकलता है अच्छे नहीं ढंग से बता पाते। हमारा जोर मतलब पे है। फार्मूला तो मैं छठी क्लास के बच्चे को रटवा दूं, पर इसका मीनिंग बता रहा हूं, मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला। पर मीनिंग से पहले एक चीज और कर दूं, एक स्टेप और करा दूं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लो दोनों तरफ, लॉग Ka इंटू KB लॉग 10 की पावर माइनस, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग K प्लस लॉग 10 1 होता है, माइनस 14 आगे आ गया, माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ KB, 14 इधर आ गया। अब बताओ व्हाट इज माइनस लॉग K? इधर लिखता हूं मैं, माइनस लॉग K इज Pk, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? Pk। माइनस लॉग KB की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस लॉग KB की जगह किसके इक्वल आ गया? ये भी एक रिलेशन है। और आपको नहीं लग रहा है सेम रिलेशन मैंने पीएच और पीओएच के लिए कराया था? भूल गए? पीएच और पीओएच भी 14 थी, ऐसे पीके और पीकेबी भी 14 है। चलो वो बात तो छोड़ो आप, मेरा तो फोकस इसके मीनिंग पे है कि भैया फॉर्मूला कहता क्या है, बोलता क्या है, और मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। अब एक बात सोचो, अगर दो चीज़ों की प्रोडक्ट x इंटू वाई फिक्स है, मान लो x इंटू वाई 100 है, मान लो, मैं कहता हूँ दुनिया बदल जाए, इधर से उधर हो जाए, x इंटू वाई सेम आना है, ठीक है? तो अगर मैं x को बढ़ा दूं तो y को क्या करना पड़ेगा? तभी तो प्रोडक्ट 100 आएगी। जैसे 10 इंटू 10 100 होता है, तो अगर मैं इस 10 को 100 कर दूं तो इस 10 को 1 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो x बढ़ेगा तो y को, अच्छा अगर मैं इस x को 1000 कर दूं तो y को और कम होना पड़ेगा, तब जाके 100 आएगा। तो जब दो चीज़ों की प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। अब इसका मीनिंग समझो बच्चे, अब इसका मीनिंग समझो। K इंटू के भी फिक्स है ना, तो अगर किसी भी एसिड का Ka हाई होगा, देखो क्या गजब का मीनिंग निकलेगा यहाँ पर। किसी भी एसिड का Ka ज़्यादा है तो उस एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस का Kb कम होगा। समझ आ गई बात? पर इससे भी मतलब होता है। देखो मतलब में भी मतलब है, वो मतलब कि मैंने भूमिका यहाँ बना दी थी, आपको दिखाता हूँ क्या। अगर एक एसिड का K ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अच्छा, एक बेस का K भी कम है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। आप कंक्लूजन देखो, क्या कमाल की कंक्लूजन निकल रही है, कमाल की कंक्लूजन निकल रही है कि अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो शाबाश, उससे बनने वाला कंजुगेट बेस वीक बेस होगा। एक एसिड का, अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उस एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस बहुत वीक होगा। अब दोबारा से, अगर एक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है उससे बनने वाला कंजुगेट बेस बहुत वीक होगा। वाइस वर्सा भी तो चलेगा, वाइस वर्सा नहीं चलेगा? बताना जरा। अगर एक एसिड का Ka वेरी लो कर देते हैं, वेरी लो, अगर ये वेरी लो होगा तो वेरी हाई हो गया, तो यानी कि उस एसिड से बनने वाले कंजुगेट बेस का Kb वेरी हाई हो जाएगा। अच्छा, Ka वेरी लो का मीनिंग मैं अभी पढ़ा के आया हूं। वेरी लो को तो मैं वेरी वीक भी कह सकता हूं ना।
तो फिर वेरी हाई को मैं क्या कह सकता हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस कह सकता हूँ। तो मतलब देखो क्या है, वही तो वाइस वर्सा हो गया ना। अगर एक एसिड वीक है तो उससे बनने वाला बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाला बेस, और ये बात बेस के लिए भी तो लागू होगी। क्यों? अगर हमारे पास कोई बेस है, उसका के बी हाई है, के बी हाई का मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये बेस का के बी हाई है तो उस बेस से बनने वाला कंजुगेट एसिड का के ए क्या हो जाएगा, एसिड का के लो हो जाएगा। और एसिड का के लो का मतलब क्या हो गया, वीक। यानी कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे बनने वाला कंजुगेट एसिड वीक होगा। और एक और लाइन बताओ मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर एक बेस वीक है तो उससे बनने वाला कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं 4 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। इफ वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड then it will have a weak conjugate base. If we are having weak acid, it will have strong conjugate base. If we are having strong base, it will have weak conjugate acid. If we are having weak base, it will have strong conjugate acid. समझ आ गई बात? चलो ये तो बात, अब देखो मीनिंग में मीनिंग हो गया। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग समझ आ रहा है। इस मीनिंग से ये मीनिंग निकला, इस मीनिंग से एक और मीनिंग निकला, पर मीनिंग तब और बढ़िया लगने लगता है जब एग्जांपल हो जाए। एग्जांपल दिखाता हूं। आपको क्या लगता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? अभी पढ़ा के आया हूं। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को SA लिख दो, नहीं भी कहते तो भी लिखना था मैंने तो। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे हो गया। अच्छा HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl से बेस क्या बनेगा, जल्दी बताओ। नहीं वीक तो बाद में फैसला करेंगे। HCl से बेस क्या बनेगा, Cl माइनस। तो Cl माइनस क्या होगा, वीक बेस हो गया। तो HCl का K हाई होगा तो Cl माइनस का K भी उतना ही। लॉजिक समझा है? अच्छा बताओ HNO3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HNO3 से बेस क्या बनेगा, तो ये वीक बेस हुआ नहीं हुआ मेरे बच्चे? अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, HCN वेरी वीक, बहुत वीक एसिड है। इस एसिड से बेस क्या बनेगा, CN। अब ये CN माइनस बेस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। साइनाइडाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बॉडी में चले डेथ भी हो सकती है, हीमोग्लोबिन के साथ जाके सीधा बॉन्ड बनाता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चे। अच्छा अगर मैं आपसे अगर ये पूछ लेता आउट ऑफ Cl माइनस एंड CN माइनस विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, कितना आसान हो गया। तो सर स्ट्रॉन्ग बेस है। बच्चा कहता है मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं आपको तरीका बताता हूं। इनसे एसिड बना लो, Cl माइनस एसिड क्या बनेगा, Cn माइनस एसिड क्या बनेगा, दोनों एसिड में से किसका एसिड स्ट्रॉन्ग है, HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस वीक बेस हो गया, और HCN अगर वीक एसिड है तो Cl माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो आपको कितना आसान हो गया तय करना कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा भाई। तो इनके एसिड बना के चेक कर लो। एसिड बनाने में करना है क्या है, इनमें H+ डाल लो, H+ डाल के आप फैसला कर लो इस बात का भाई। लॉजिक समझ आ रहा है? अब बताओ एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है, तो एसिडिक एसिड से बेस क्या बनेगा, एसिटेटाइन, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो बच्चे देखो अभी हमने सॉल्ट का टॉपिक करना है, सॉल्ट से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक करना है। वो लेक्चर तो आप उम्मीद ही मत करना आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ नहीं आया तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। तो देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है। वीडियो पॉज करो फिर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए अब K इंटू KB, इससे आसान न्यूमेरिकल कोई बन ही नहीं सकते। क्यों? अगर आपको कहे Ka4 HX इज 5 इंटू 10 की पावर -3, कैलकुलेट KB फॉर इट्स कंजुगेट बेस। कितना आसान क्वेश्चन है भाई।
एक एसिड का के दे दिया, उसी कंजुगेट बेस का के बी मांग रहा है, तो के ए इंटू के बी की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के बी की वैल्यू निकालनी है। तो के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर माइनस डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस, तो 0.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। तो आप जरा फैसला कर लो के बी और के में से किसकी वैल्यू ज़्यादा लग रही है, ये ज़्यादा ना। तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या बेस स्ट्रॉन्ग होगा? एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस बहुत वीक है। इसी से हमें आइडिया लग गया, नहीं लग गया बच्चे? ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर ये आए Kb4 मोनो एसिडिक बेस is 3 into 10 raised to the power minus 9. Calculate Ka4. Calculate Ka4. Its conjugate acid. तो Ka इंटू Kb का फॉर्मूला लगाना है। Kb दे रखा है, क्या निकाल लेना? ये काम करना तो खैर आपका काम है, मैं नहीं करके दिखाऊंगा, अपने आप करते रहना। पर एक बात तो क्लियर हो रही है न्यूमेरिकल से, के भी बहुत कम है, के ज़्यादा निकलेगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस बहुत वीक है। क्योंकि बेस की वैल्यू देखो ना कितनी कम है, 10 की पावर माइनस 9 में है, बहुत वीक है। तो उसकी वैल्यू निकलनी है 10 की पावर माइनस 10 के माइनस 4 के करीब निकलनी है। तो 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर माइनस 9 से बहुत ज़्यादा भाई, 1 लाख गुना ज़्यादा होगी लगभग। तो लॉजिक क्लियर है? एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी है तो मैं आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि उसमें 3 एसिड दे रखे हैं, HF, एसिडिक एसिड और HCl। उन तीनों एसिड का Ka दे रखा है रिस्पेक्टिवली में। वो पूछा है फाइंड कांस्टेंट फॉर देयर कंजुगेट बेस। तो हर एसिड का Ka दे रखा है, उसी एसिड का क्या पूछा हुआ आपसे? कंजुगेट बेस। तो आई थिंक 43, 44, 45 ऐसे कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन, उसको अपने आप जाके ट्राई कर लेना। न्यूमेरिकल इसका मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ये टॉपिक समझ में आ गया? देखिए अब जो टॉपिक है दैट इज पॉली एसिडिक बेस एंड पॉली बेसिक एसिड। देखो ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको। मैं पहले लिखता हूं पॉली बेसिक एसिड, इसको कभी कभी पॉलीप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। पर मतलब क्या है इसका, जरा समझ लें, इसका मतलब समझ लो। अब बताओ HCl एक एसिड है ना? HCl कितने H+ रिलीज करता है? एक HCl एक H+ देगा, हमने pH के न्यूमेरिकल में भी किया। तो HCl एक H+ देता है। ध्यान से देखना कंफ्यूजन क्या है। इस HCl की बेसिसिटी 1 है, मतलब एसिड की बेसिसिटी होती है भाई। आज तक तो बच्चा ये सोच रहा होता है एसिड की एसिडिटी होती है। आपने एसिडिक फूड देखो, लोगों की सोच यही, तो हम एसिडिक फूड खा लेते हैं, चाय एसिडिक होती है, तो लोग क्या कहते हैं एसिडिटी होगी। तो एसिड पिया एसिडिटी हो गई। ये गलतफहमी दूर कर लो, एसिड की एसिडिटी नहीं होती, एसिड की बेसिसिटी होती है भाई। कमाल हो गया, तो ये पता ही नहीं थी बात, सच पता नहीं। तो आप इसको याद रखना। अच्छा H2SO4 एक एसिड है। ये एसिड कितने H+ देता है भाई? याद करो, pH के न्यूमेरिकल में डबल कर देता हूं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। अच्छा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी एक एसिड है। ये कितने H+ रिलीज करता है? लास्ट क्लास में शायद ये भी न्यूमेरिकल कर रहे थे हम, pH के न्यूमेरिकल में। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? कमाल हो गया जी। अच्छा एक ना एसिड होता है H3PO3, है तो इसके पास 3 H, पर देता सिर्फ 2 ही H है। क्यों देता है 12th में इसका आंसर बताऊंगा। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। एंट्रेंस के बैच में करा रखी बात है मैंने। तो क्या देगा? 2 H+। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी भाई? तो किसी एसिड की बेसिसिटी 1 है,
किसी एसिड की बेसिसिटी 2 है, किसी एसिड की बेसिसिटी 3 है, किसी की 2 भी है, किसी की HNO3 का फैसला करना। HNO3 कितने H प्लस देगा भाई? तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। पर एक बात बताओ, अगर आप इक्वेशन करते थे, पॉलिनोमियल इक्वेशन करते थे, when मोर देन 1 पावर होती थी, तो ठीक ऐसे जब किसी एसिड की बेसिसिटी 1 से ज्यादा हो जाए तो 1 से ज्यादा को क्या कह सकता हूं? पॉली बेसिसिटी। यानी कि किसी एसिड की बेसिसिटी 1 से ज्यादा हो तो उसको क्या कहूंगा? पॉली बेसिक एसिड। समझ में आ गया? सो पॉली बेसिक एसिड, मैं डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, जो बच्चा घर जाके नोट्स बना रहा है तो साथ साथ में लिख सकता है। पॉली बेसिक एसिड आर दोस एसिड विच आर हैविंग basicity more than 1, that is such acids are having more than 1 ionizable H plus ion, which are having more than 1 ionizable, मतलब जो 1 से ज्यादा H प्लस दें वो उनको पॉलीबेसिक एसिड कहते हैं, जिनकी बेसिसिटी 1 से ज्यादा हो, दैट इज दे आर हैविंग मोर देन 1 आयोनाइजेबल H प्लस। ये बात समझ में आ गई? एसिड की बेसिसिटी होती है, पता ही नहीं था भाई। तो पॉली बेसिक एसिड समझ में आ गया क्या होते हैं? डेफिनेशन अब आप शायद समझ गए होंगे पॉली एसिडिक बेस क्या होते होंगे। समझ में आ गया? थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ गया? अब जैसे NaOH है, NaOH कितनी OH माइनस देगा? तो NaOH की शाबाश एसिडिटी क्या हो गई? लो जी, ये तो पता ही नहीं था, हमें तो लगता था एसिड की एसिडिटी होती है, पर सच्चाई क्या निकली? बेस की एसिडिटी होती है भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितनी OH माइनस देता है? तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? समझ में आ गई बात? चलो मैं एक काम करता हूं, बेसिसिटी भी लिख देता हूं। बेसिसिटी इज डिफाइंड एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड is defined as number of H plus ions produced by an acid। ठीक ऐसे acidity of base is defined as number of OH minus ions released by base। डेफिनेशन लिख देना वीडियो पॉज करके जो मैंने बोली है। आगे चलते हैं। तो अगर किसी बेस की एसिडिटी 1 से ज्यादा हो तो पॉली एसिडिक बेस नहीं कह सकता मैं। तो पॉली एसिडिक बेस आर डिफाइंड एज दोस बेस विच आर हैविंग एसिडिटी ग्रेटर देन 1, दैट इज दोस बेसिस विच आर हैविंग मोर देन 1 having more than 1 आयनाइजेबल OH माइनस आयन। ये फैसला हो गया जी, क्लियर है? देखो अब एक बात सोचो, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड की बात ही कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कितने H+ देगा? ये थोड़ा ना कि एकदम से दे देगा, पहले एक छोड़ेगा बाद में दूसरा छोड़ेगा। जैसे ये मान लो H2SO4 ही मान लो, इसको ये H2SO4 मान लो, H2SO4। तो H2SO4 पहले क्या करेगा? पहले एक H देगा, कंजुगेट बेस बनाएगा, फिर दूसरा H+ देगा, कंजुगेट बेस बनाएगा। तो 2 स्टेप में H+ छोड़ेगा, एकदम थोड़ा H+ छोड़ देगा। ये देखना जरा, जब ये पहले H+ छोड़ेगा तो क्या होगा? H और तो इसका कांस्टेंट होगा Ka1, ध्यान देना। और जब ये दूसरा H+ छोड़ेगा इसका कांस्टेंट होगा, देख रहे हो आप, H+ छोड़ा HSO4 माइनस बन गया, HSO4 माइनस ने एक और H+ छोड़ा, SO4 माइनस बन गया। तो पहले स्टेप का कांस्टेंट Ka1 है, दूसरे स्टेप का कांस्टेंट Ka2 हो गया बच्चे। क्या समझ आ गई? यानी कि अगर किसी एसिड के पास
3 H प्लस है देने के लिए, तो उस एसिड के 3 K होंगे, एक होगा Ka1, एक होगा Ka2, एक होगा Ka3। लॉजिक समझ में आ गया? पर एक बात सोचो, आप तो इक्विलिब्रियम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पढ़ के आए हो, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कराई थी। मैंने कहा था कि अगर किसी भी रिएक्शन का, कल की क्लास में कोई था नहीं, कल की क्लास में कोई नहीं था, मैंने आपको कराया था कि किसी भी इक्विलिब्रियम के स्टेप्स को 2 स्टेप में लिख दें तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट होता है या एडिशन से निकलता है? प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं इसकी फाइनल इक्वेशन बना दूं तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी इन दोनों से? H2SO4 gives 2H plus ions plus sulfate ions। तो इसका ओवरऑल कांस्टेंट Ka क्या होगा? K1 into Ka प्रोडक्ट होगा। भूल गए? इफ अ रिएक्शन कैन बी रिटन इन 2 steps, then the final equilibrium constant of the final reaction will be the product of equilibrium constant for each step। ये characteristics of chemical equilibrium, sorry characteristics of equilibrium constant के कराई थी मैंने आपको, काफी पहले कराई थी इसी चैप्टर में, पर फिजिकल इक्विलिब्रियम में कराई थी। ये लॉजिक समझ में आ गया? यानी कि इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझे, अगर H2SO4 है ना मेरे पास वाटर में, तो उसमें क्या क्या होगा समझते हो? उसमें H2SO4 भी होगा, उसमें HSO4 माइनस भी होगा, उसमें सल्फेट भी होगा और वाटर भी होगा। उसमें सारी चीजें होंगी इक्विलिब्रियम में। ये भी होगा, ये भी होगा, जो बच गया रह गया, जो चला गया वो भी होगा, और H प्लस तो होंगे ही होंगे। H प्लस नहीं लिखे मैंने, H प्लस भी होंगे। समझ आ गई बात? अच्छा क्या लगता है H3PO4 के कितने H होंगे? 3। पहला H छोड़ेगा, H2PO4 माइनस बनाया, इस कांस्टेंट को क्या कहूंगा? Ka। फिर H2PO4 माइनस दूसरा H प्लस छोड़ेगा, क्या बनाएगा? HPO4, इस कांस्टेंट को क्या कहूंगा? फिर HPO4 2 माइनस H प्लस छोड़ेगा, उसको क्या कहूंगा? PO4 K3। और इन तीनों से जो फाइनल इक्वेशन बनेगी H3PO4 gives 3H plus ions and phosphate ions, so the final equilibrium constant will be product of Ka1, K2, K3। समझ आ गई बात बच्चों? तो आप बताओ, मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड पड़ा है, तो उसके इक्विलिब्रियम में क्या क्या मौजूद होगा? उस सिस्टम में ये भी होगा, 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 सब होंगे इक्विलिब्रियम में। समझ आ गया? तो अगर कोई पॉली बेसिक एसिड है या पॉली एसिडिक बेस है, तो उसमें सारी इक्विलिब्रियम वाली एंटिटीज प्रेजेंट होंगी, सारी स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, सब प्रेजेंट होंगे। कोई ज़्यादा कोई कम वो अलग बात है, कोई ज़्यादा कोई कम कैसे पता लगा लेंगे? उनके कांस्टेंट से पता लगा लेंगे। कांस्टेंट ज़्यादा है कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करी, उसमें हमने पढ़ा है। देखो अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन चल 12th में 11th में सीख लो, 11th के एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा हिंट है, पर डिटेल 12th में आएगी इसकी, मज़ेदार डिटेल है, ध्यान से देखना जरा। अगर एक एसिड पहला H छोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? Ka1। Ka1 जब एसिड दूसरा H प्लस छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? Ka2 हमेशा कम होगा Ka1 से। पर अगर कोई एसिड 3 H प्लस छोड़ता है तो Ka1 ज्यादा होगा किससे भाई? और Ka2 से बहुत कम होगा Ka3, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप। लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं। चलो क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं, वाई Ka1 of sulfuric acid is greater than Ka2। आपको पता है क्वेश्चन 12th क्लास की एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 ग्रुप नंबर 16, वहां पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में 12th में आज ही करा देता हूं। कह रहा है कि Ka1 ज्यादा है Ka2 से। अभी आपको बातों बातों में पढ़ा के आया हूं, Ka1 ज्यादा का मतलब ज्यादा टूटेगा, Ka2 कम का मतलब कम टूटेगा, ये कहना चाह रहा है। अब कारण क्या, जरा कारण ढूंढते हैं। जब इसने पहला H प्लस रिलीज कर दिया, पहला H प्लस रिलीज करने के बाद इस पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। अब तो माइनस में से एक पॉजिटिव चीज निकालनी आसान होगी, मुश्किल होगी।
माइनस वाली स्पीशीज में से पॉजिटिव निकालना आसान होगा मुश्किल होगा? अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, इस नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना आसान होगा मुश्किल होगा? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही पॉजिटिव भागने लगेगा कहेगा तो जाकर वापस आ भाई, तो जाने नहीं देगा उसको। नेगेटिव पॉजिटिव को कहाँ जाने देता है? तो एक H प्लस रिलीज करने के बाद चार्ज कौन सा डेवलप्ड होता है? नेगेटिव। और वंस अ नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अनदर पॉजिटिव आयन। तो जब मुश्किल होगा तो K की वैल्यू हाई होगी लो होगी? आप जरा इधर देखो, एक H प्लस निकालने के बाद माइनस आ गया, इस माइनस से पॉजिटिव निकालना मुश्किल था, चलो निकाल दिया, फिर 2 माइनस आ गया। आप बताओ 2 माइनस से पॉजिटिव निकालना और मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तो K3 और ज़्यादा होगा कम होगा? काफ़ी कम होगा, तो इसलिए काफ़ी कम होगा। तो इसका आंसर बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा घर पे नोट्स बना रहा है मेरे वीडियो लेक्चर को देख के साथ साथ लिख सकता है कि व्हेन एनी एसिड लूजेस इट्स प्रोटॉन द कंजुगेट बेस एक्वायर नेगेटिव चार्ज and it is very difficult to remove another positively charged H plus ion from negatively charged conjugate base. Therefore, Ka2 will be very low as compared to Ka1. और अगर Ka3 के बारे में पूछ ले तो Ka3 इतना कम क्यों होता है? तो कहना है आफ्टर द लॉस ऑफ 2 protons conjugate base acquired 2 negative charge and it is very difficult to remove another positively charged H plus ion from 2 negative charged conjugate base. Therefore, K3 is very very low as compared to K2 and K1. ये लॉजिक समझ आ गया मेरे बच्चे? आंसर लिख लेंगे K2 K1 वाला आंसर लिख लेंगे। पॉली बेसिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉली एसिडिक बेस, सब क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमने एक बात और करनी है कि चलो सर आपने ये तो बता दिया कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड वीक है, कोई बेस स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस वीक है। अब पूछ सकते हो कि सर ये बात कौन तय करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बात कौन तय करता है ये वीक एसिड होगा? सर सचिन कितना महान खिलाड़ी क्यों बन गया? सर इतने रन आपने क्यों नहीं बना लिए? किस कोई ना कोई बात तो होगी ना, कोई ना कोई बात तो होगी। या इतनी केमिस्ट्री मुझे कैसे आ गई, सचिन तेंदुलकर को क्यों नहीं आई? कोई ना कोई बात तो होगी। अब ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई किसी के पास ताकत ज्यादा है, किसी के पास कम है, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्या कारण है? एक एसिड वीक एसिड क्यों है, क्या कारण है? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब बात करते हैं फैक्टर्स affecting strength of acid and भैया ऐसी क्या बात है, एसिड स्ट्रॉन्ग बन गया, ऐसी क्या बात है बेस स्ट्रॉन्ग बन गया, एसिड बन गया? देखो सबसे पहली बात है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब ये बात ना मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बातों बातों में सिखा दी थी, जिसने केमिकल बॉन्डिंग देखी है, लेक्चर देखे हैं, वो उसको याद होगा। अब याद करो F छोटा होता है तो बॉन्ड भी छोटा था, Cl बड़ा होता है तो HCl का बॉन्ड भी बड़ा होगा, HBr बॉन्ड और बड़ा होगा, HI बॉन्ड और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी, आप भूल गए होंगे तो मैं लिख देता हूं, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में क्या विचार है फिर? बॉन्ड एंथैल्पी कम होने का मतलब बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। जल्दी फैसला करो किसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा वो जल्दी H प्लस देगा। और अभी तो पढ़ा है जो ज्यादा H प्लस देगा आसानी से H प्लस देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा। तो HI is stronger acid than this. This is increasing acidic। समझ आ गई? आपको बातों बातों में 12th क्लास P ब्लॉक ग्रुप नंबर 17 क्वेश्चन करा दिया। Why the acidic strength of hydride of halogen increases down the group? Because as we move down the group, the size of central atom increases, bond length increases, bond enthalpy decreases, tendency to release H plus increases and hence acidic strength increases। सेम क्वेश्चन 12th क्लास में है
और ये ऑर्डर भी 12th क्लास में है। अरेंज दीज 4 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एक बात बताओ, अभी बताया मैंने एक एसिड की पहचान उसके Ka से होती है, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका Ka भी हाई होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ K। पर मैंने बताया जिसका Ka ज्यादा होता है उसका Pk कम होता है। तो इन चारों में से सबसे कम Pk किसका होगा? HI का Pk कम, फिर HBr का, फिर HF का। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ P, यानी कि इसका Pka मैक्सिमम है तो इसका Ka मिनिमम हो गया। इसका मतलब ये वीक एसिड हो गया इन चारों से। लॉजिक समझ में आ गया? तो यानी कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम तय कर सकता है क्या? एक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, सेंट्रल एटम तय कर लेगा। अब एक और एग्जांपल कराता हूं। ग्रुप नंबर 16 उस से टीपो छोड़ दो, पोलोनियम छोड़ दो, इसके साथ H लगाओ, क्या बन जाएगा? H2O। इसके साथ H लगाओ, क्या बन जाएगा? H2SC, H2TE। ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेलुरियम। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, H+ जल्दी से देंगे। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग एसिडिक, इंक्रीजिंग K, डिक्रीजिंग। समझ आ गई बात मेरे बच्चों? तो सेंट्रल एटम तय कर रहा नहीं कर रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा। एक चीज और तय कर सकती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा बताओ, H के साथ F है और H के साथ O है। अब बताओ F H के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या H इसको ज्यादा या इसको ज्यादा? किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी? क्योंकि F से ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है ही नहीं। ये कहां पढ़ा था आपने? पीरियोडिसिटी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पीरियोडिसिटी में मैंने कहा था F राजा है, फोन बोला था, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो ताकत तो F की ज्यादा ना H को लूटने की। तो F अगर H के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा जान लगाएगा तो जल्दी से बिना इलेक्ट्रॉन के भागेगा, और जो बिना इलेक्ट्रॉन के भागेगा वो क्या होता है? और जो H+ निकालते हैं वही तो एसिड होते हैं। तो बिना इलेक्ट्रॉन के भागने में कौन जल्दबाजी करेगा? F वाला H या O वाला H? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HF होगा, H2 होगा। लो जी, और H2O से वीक एसिड अमोनिया नहीं हो जाएगा, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से भी कम है। तो H+ सबसे आसानी से F देगा, फिर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो देगा, फिर N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है वो बहुत मुश्किल से देगा, और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और कम होती है तो ये और मुश्किल से देगा। तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग एसिडिक। समझ आ गई बात? इंक्रीजिंग Ka, डिक्रीजिंग, यानी कि Pka सबसे कम किसका होगा? ये कौन सा ऑर्डर हो गया भाई? इंक्रीजिंग Pk वैल्यू होगी। समझ आ गई मेरी बात बच्चों? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इस पॉइंट में आप लिख सकते हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन एंड हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो मेरी इस क्लास के बेसिस पे ना एक बहुत सुंदर सवाल कर सकते हो अगर आप दिमाग लगाओ तो। अगर मैं आपको ये आयन दूं, ये आयन दूं, ये आयन दूं और ये आयन दूं, अगर मैं पूछूं अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, आप इनको बेसिक स्ट्रेंथ में रेंज करो। मैं दावे से कह सकता हूं इससे पहले आपने CH3- NH2- पता भी नहीं होगा ये बेस होते हैं, कोई बात नहीं, आज पता चल गया था बेस होते हैं, कोई बात नहीं, बेस होते हैं, पता चल गया। मैंने कहा कि इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक। बच्चा कहता है मैं कैसे पता लगाऊं? बड़ा आसान तरीका बताता हूं। हाँ गैस करो, शाबाश, वेरी गुड। ये दिमाग लगाया ना, आज की क्लास के दम पे ये बच्चा क्वेश्चन कर पा रहा है। ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिल जाएंगे, नीट जेईई में मिल जाएंगे। कैसे करने सुन लो। आप इन सभी से पहले एसिड बना लो, क्योंकि देखो जो चीज मुझे आती नहीं है तो मैं सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करूंगा? जो चीज मुझे आती है, मेरी कंफर्टेबल जोन जो होगी मैं तो उसमें ले जाऊंगा उस चीज को।
हालांकि मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर आपको 12th में भी ऐसे ही सिखाऊंगा, चिंता मत करो, 12th में आएगा टॉपिक है। इन सबसे पहले एसिड बना दो। बेस का एसिड क्या होता है, इनमें H+ डाल दो, भूल गए, इसलिए कहा ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जाके घर जाके देखो। तो इन सब में क्या डाल दो, H+, इन सब में H+ डाल दो, तो एक बन जाएगा CH4, एक बन जाएगा NH3, एक बन जाएगा वाटर, एक बन जाएगा HF। इन सब में H डालने के बाद एसिड बन जाएंगे। इन सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसका बन रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसका बन रहा है, HF। तो F- सबसे वेरी, समझ में आ गई बात। इन सबसे सबसे वीक एसिड किसका बन रहा है, तो अगर एसिड वीक हो उससे बनने वाला बेस, तो CH3- क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, फॉलोड बाय NH2-, देन OH-, देन, बहुत बढ़िया सवाल करा दिया ये आपको, ये इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। समझ आ गई बात जी, लॉजिक क्लियर है। तो अगर कभी भी किसी अनायन की बेसिक स्ट्रेंथ पूछी हो, आप उसमें H+ डाल के उसका एसिड बना दो। अगर H+ डालने के बाद उसका एसिड स्ट्रॉन्ग बना है तो वो वाला अनायन वीक बेस होगा। अगर H+ डालने के बाद उसका H+ डालने के बाद उसका एसिड वीक बना है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इसमें H+ डाला, बहुत ही वीक एसिड है भाई, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इसमें H+ डाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, वीक बेस हो गया। लॉजिक क्लियर है, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर है। कौन कौन से वेक्टर तय करते हैं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो नेक्स्ट क्लास में हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको हम कहेंगे कॉमन एन इफेक्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सॉल्ट पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मतलब कोई भी एग्जाम दे दो, CBSE, JEE, नीट, आपको टॉपिक आने चाहिए। पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इस क्लास के दम पे ही हम करेंगे, तो इस क्लास को रिवाइज करके आना। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।